हाल है बालकों, आप सभी के कैसे हैं आप लोग। तो आपके मन में हो सकता है कुछ सवाल हो कहाँ से इतने समय तक, उन सवालों का जवाब भी हो सकता है आगे मैं कभी दूँ, है ना। बट फिलहाल मैं एक बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसको देखो, खतरनाक कहने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण मैं समझता हूँ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसमें केमिस्ट्री का आना। कॉम्प्लेक्सिटी एनसीईआरटी में ही जिस तरीके से इसको दिया गया है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझ कम आता है। फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले को तो बिल्कुल समझ आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, जिस फॉर्मेट में मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा इस चैप्टर को, मैं धीरे धीरे इस चैप्टर की लेयर्स आपके सामने रखूंगा। लेयर वाइज आप पढ़ेंगे तो आपको बेटर अच्छे से समझ आएगा, बेटर आप रिटेन कर पाएंगे और अपने एग्जाम में जाहिर सी बात है बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फिर, ना और क्या देख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आप मे भी गेस कर चुके होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स। देखिए बायोमॉलिक्यूल्स से आप समझ जाएंगे, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स, जिनको हम केमिस्ट्री में देखेंगे, मतलब बायो में देखेंगे, सॉरी। अब देखिए होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ बायोमॉलिक्यूल्स की, तो बायोमॉलिक्यूल्स को जब हम लिविंग में देखते हैं तो हम कहते हैं कि आप मान लीजिए कोई भी लिविंग टिश्यू ले लीजिए। अच्छा, लिविंग टिश्यू प्लांट टिश्यू हो सकता है। इसके अलावा वो जो लिविंग टिश्यू है हम एनिमल में भी ले सकते हैं, तो एनिमल में हम लेते हैं लिवर टिश्यू, अ पीस ऑफ लिवर हम ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसको प्रॉपर ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड जैसे आप पुराने लोगों में ऋषि मुनि वगैरह होते थे, वो एक मोटार होता था उनके पास, उसमें ग्राइंड करते थे चीज़ों को अच्छे से। तो हम इसको हम उसी में क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड इन मोटार। अच्छा, मोटार में ग्राइंड करने के बाद हम इसमें एक एसिड ऐड करने वाले हैं। इस एसिड का नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऐड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। आगे क्या हिस्ट्री है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CCl3 COOH, है ना। एसिटिक एसिड 2 कार्बन का एसिड होता है और उसमें 3 क्लोराइड लगा दिए फर्स्ट एक कार्बन पे, है ना। अब एसिड वर्क भी कुछ होता है, इसके भी खासियत होती है। हालांकि जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा कि एसिड का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है। फिलहाल आप इतना मान के चलिए। अच्छा, अब जैसे ही मैंने इसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाला, मिक्स किया, अब इसको मैं करूँगा पास करूँगा फिल्टर से, पास थ्रू। देखिए अब फिल्टर से पास करने का क्या कॉन्सेप्ट है। आप अगर फिल्टर, वैसे आप जानते ही होंगे कि फिल्टर का मतलब क्या है ना बालकों। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फिल्टर हो, किसी भी चीज को जब हम छानते हैं, मान लीजिए ये फिल्टर है ना, इसमें मैंने एक सॉल्यूशन डाला, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल ये एक सॉल्यूशन है मान लीजिए। अब इस सॉल्यूशन को जब मैंने किसी भी सॉल्यूशन को छाना, तो आप चाय पत्ती में जब आप छानते थे, कुछ चीज़ें कहाँ पे आ जाती है, लिक्विड के साथ साथ नीचे, और कुछ चीज़ें जो चाय वाला पार्ट होता है, चाय पत्ती वाला पार्ट, जो चाय पत्ती वाला पार्ट होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो चाय जो हम पीते हैं वो कहाँ पे आ जाती है, नीचे। तो अब इसमें से कुछ पार्ट क्या करेगा बालकों, वो थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाएगा। वो कहाँ पे आ जाएगा, अपने आप नीचे, और नीचे इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, जो नीचे आया हुआ पार्ट है वो बालकों लिक्विड पार्ट है। वो क्या है, लिक्विड पार्ट। अच्छा, लिक्विड एसिड भी होगा, तो ये एसिड के साथ में है। ये किसके साथ में आया, एसिड। और जो चीज़ ऊपर रह गई वो एसिड के साथ नहीं आई। तो अब हम इसको 2 में कैटेगराइज कर लेते हैं। अब हम इसको क्या कहते हैं बालकों, 2 में कैटेगराइज कर लेते हैं। 2 में कैटेगराइज हम करेंगे कुछ चीज़ें जो नीचे आ गई, एसिड के साथ आ गई, तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, एसिड में सॉल्यूबल। वो चीज़ें अपने आप हो जाएगी एसिड में सॉल्यूबल। तो इसको एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। और जो चीज़ें ऊपर रह गई उसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, एसिड में इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। इसको हम सिंपली और क्या कह सकते हैं, एसिड में इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। अच्छा, जब आप चाय छानते हैं तो ऊपर मोटी मोटी चीजें रह जाती है और नीचे छोटी छोटी चीजें आ जाती है। तो जो चीज नीचे आ गई एसिड में सॉल्युबल होने के साथ साथ उन्हीं को हम एक नाम और देंगे, दे आर कॉल्ड एज बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। दे आर कॉल्ड एज बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और वहीं जो चीजें ऊपर रह गई, बड़ी बड़ी चीजें, इनको हम सिंपली क्या नाम देंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इसको हम सिंपली क्या नाम दे देंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको ना मैं एक अलग फॉर्मेट में थोड़ा समझाता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए मैं एक चेन बनाता हूँ,
कुछ गोलों की मैं इसे चेन बनाता हूँ। अब मैंने एक गोलों की अजीब सी शेप की एक चेन बना दी। अब मैं क्या कहूँगा कि ये जो कंप्लीट चेन है बालको, ये जो कंप्लीट चेन है, दिस कंप्लीट चेन इज पॉलीमर, दिस कंप्लीट चेन इज पॉलीमर। जबकि इसमें से मैं किसी भी एक सिंगल चीज को बाहर निकालूं, मान लो मैं इसकी बात करूं, तो जब मैंने इसको बाहर निकाला तो दिस विल बी कॉल्ड एज मोनोमर, दिस विल बी कॉल्ड एज मोनोमर। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, मोनो का मतलब सिंगल। बड़ी सी चेन इज पॉलीमर, सिंगल यूनिट इज मोनोमर। सिमिलरली जब हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसी फॉर्मेट में बायोमॉलिक्यूल्स भी 4 होते हैं। कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं? सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले आएगा कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड नंबर पे हम डाल सकते हैं प्रोटीन्स। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हम डाल सकते हैं लिपिड्स या फैट्स। और फोर्थ नंबर पे हम डाल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या आ जाता है? डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड में क्या आ जाएगा बाल को? डीएनए एंड आरएनए। अच्छा, अब ये बड़ी बड़ी चीजें, ये जो जितनी भी मैंने चीजें लिखी आपके सामने, सारी चीजें क्या है? बड़ी बड़ी। अच्छा, इन्हीं के अंदर अगर मैं छोटी छोटी चीजों की बातें करूं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स में छोटी चीज क्या आती है? हम कहेंगे मोनोसैकेराइड्स। प्रोटीन्स में छोटी चीजें क्या होती हैं? अमीनो एसिड्स। लिपिड्स में क्या होते हैं? फैटी एसिड्स। और न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें क्या जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो मैंने बाल को नीचे छोटी छोटी चीजें लिखी है ना, ये मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और न्यूक्लियोटाइड, ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो अपने आप कहाँ जानी चाहिए? माइक्रोमॉलिक्यूल्स में। जो बड़ी बड़ी चीजें अब ऊपर ऊपर लिखी है वो सब कहाँ जाएंगे? मैक्रोमॉलिक्यूल्स में। लेकिन किंतु परंतु बंधु, आपको याद करना है ये पॉइंट बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके लिए ना एनसीईआरटी एक अलग से बढ़िया सा पॉइंट लिखते हैं, वो पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एनसीईआरटी कहती है लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो मॉलिक्यूल्स। देखो बायो जब हम मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट और भी होता है कि हम क्या करते हैं, हम ना साइज का भी डेटा लेके चलते हैं। साइज हम कहते हैं कि जो भी चीज़ें मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैक्रो में, तो अगर कोई भी चीज़ 1000 डेल्टन या 800 डेल्टन से बड़ी है तो उसको उसमें डालते हैं, और जो भी चीज़ 800 डेल्टन से छोटी होती है उसको कहाँ डालते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डेल्टन एटॉमिक मास यूनिट की यूनिट होती है, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। देखिए अब ये जो लिपिड्स के बारे में हम कह रहे हैं, तो लिपिड का क्या कॉन्सेप्ट होता है ना बाल को? लिपिड में हम सिंपली कहते हैं कि लिपिड आपने सुना हो, मैं एक सबसे बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूँ। तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होगा। जब आप तेल और पानी को मिलाएंगे तो तेल अपने आप ऊपर ऊपर आ जाएगा अपनी डेंसिटी की वजह से, और पानी कहाँ रह जाता है? नीचे। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम आती है, इसमें कोई ट्रिक्स होती है। इसका मतलब लिपिड और पानी आपस में सॉल्यूबल नहीं है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लिपिड में सॉल्यूबल होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होती है। अब यानी अगर मैं सॉल्युबिलिटी देखूं तो लिपिड अपनी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से वाटर में सॉल्युबल है, वो लिक्विड पार्ट में सॉल्युबल है, यानी वो कहाँ पे आना चाहिए था? एसिड के साथ। और एसिड के साथ आना चाहिए था, यानी ऊपर रह जाएगा। कहाँ रह जाएगा? ऊपर, यानी रिटेंटेड। ऊपर वाले को अपन रिटेंटेड भी कहते हैं, तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स में रह जाता है। लेकिन अगर इसके साइज की बात करें तो साइज के हिसाब से छोटा होता है, तो इसको आना कहाँ चाहिए था? माइक्रो में। पर ये मिलता कहाँ पे है? मैक्रो में। इसलिए हम कहते हैं लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। एक ना टर्म आता है जिसे हम कहते हैं ड्राई वेट। ड्राई वेट का मतलब होता है कि जैसे कोई भी बॉडी है, इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों होता है। जब इस बॉडी को पूरी तरीके से बर्न किया जाता है और वो जो ऐश बचता है, क्या बचता है? ऐश। उस ऐश को जो मैं वेट करूंगा दैट इज कॉल्ड एज ड्राई वेट, वार्म की। तो देखो अगर मैं अर्थ क्रस्ट में देखूं तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पाया जाता है ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो ये सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन मिलता है वो कितना मिलता है, तो ये आपको याद करना है 65%। ये सीधा याद करना है, ठीक है। इसके बाद में अब थोड़ी काम की बातें नहीं है, अब थोड़ी सीधा फैक्चुअल बातें। देखो अगर इसमें हम ध्यान से देखें बाल को, तो जैसे इसमें जो बहुत नेग्लिजिबल है अर्थ क्रस्ट में वो है नाइट्रोजन, वेरी लिटिल, ठीक है। इसके बाद में कार्बन 0.03% है ना। इसके बाद में सल्फर, ठीक है।
तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो चाहे ये नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, इवन हाइड्रोजन। अच्छा, क्या आपको पता है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब किस चीज का पार्ट है? ऑर्गेनिक पार्ट। ये सारा क्या है? ऑर्गेनिक पार्ट। जबकि अगर इसी चीज को मैं कंपेयर करूं ह्यूमन बॉडी से, तो देखो ह्यूमन बॉडी में कार्बन 18%, नाइट्रोजन भी ठीक ठाक अच्छे खासे परसेंटेज में है 3.3%। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेग्लिजिबल वाली चीजें देखो जो पॉइंट में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें सोडियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन इज नेग्लिजिबल, तो ये सब याद करना है। इससे क्या कंक्लूड करते हैं? कंक्लूजन ये है कि जब हम बात करते हैं लिविंग में, तो लिविंग में हमें ज्यादा मिलता है ऑर्गेनिक और कम क्या मिलता है? इनऑर्गेनिक। कम क्या मिलता है हमें? इनऑर्गेनिक। वहीं जब अगर हम बात करते हैं बाल को नॉन लिविंग की, इसकी बात करें नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग में यानी अर्थ क्रस्ट में मुझे ज्यादा क्या मिलता है वहां पे? ऑर्गेनिक, और कम वहां पे क्या मिलता है? इनऑर्गेनिक। और ये 65 तो आपको सीधा ही याद करना है, ठीक है। इसी के बाद में एक नेक्स्ट टेबल दे रखा है। इस टेबल में तो कुछ खास नहीं है, ये सीधा आपको दे रखा है कि कौन सा एलिमेंट लिविंग टिश्यूज में किस फॉर्मेट में मिलता है। तो सब लगभग आया ना, सोडियम अपने Na+ में यही इसी में मिलता है, पोटेशियम, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, वाटर एज H2O। कंपाउंड्स कुछ मिलते हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट। हालांकि फॉस्फेट का स्ट्रक्चर आगे भी आता है, पर मैं हल्का सा बना देता हूँ कि जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, आपको पता होगा केमिस्ट्री में इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें 3 OH होते हैं और इसकी जो बेसिसिटी होती है वो 3 होती है, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन रिमूवल होते हैं। तो इसका जगह ये तो फॉस्फोरिक एसिड हो गया। और अगर मैं फॉस्फेट आयन बनाता हूँ, अगर मैं फॉस्फेट आयन बनाऊंगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये हमारे काम का होता है, इसलिए मैंने आपको